आज के सेशन में हम लोग और आज के सेशन में हम लोग रिटेन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में चर्चा करेंगे। ये बातें ऑर्डर 8 में है, तो ऑर्डर 8 सबसे पहले इसमें जो डिस्कशन है वो क्या है। एक तो रिटेन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। इस ऑर्डर में 3 मुद्दों पे विस्तृत जानकारी चाहिए होगी, विस्तृत हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो इस पूरे ऑर्डर में 1 से लेकर 10 तक रूल है। इस टोटल रूल्स को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहले बेसिक सा मुद्दा समझते हैं, ये तीनों पार्ट्स क्या है। जो रिटेन स्टेटमेंट है इसके बारे में ऑर्डर 1 से लेकर 5 तक में डिस्कशन किया गया है। जो ऑर्डर 6 है, इस 6 से आगे तक के ऑर्डर में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहले हम लोग समझ लेते हैं रिटेन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात करें, जब रिटेन स्टेटमेंट की बात करें तो ये किसी भी प्लांट का सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज का मतलब जब प्लांटिव द्वारा प्लांट दायर कर दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट द्वारा समन भेजा जाता है प्रतिवादी को कि आप अपने पक्ष में प्लांट में जो मुद्दे उठाए गए हैं, प्लांट में जो रिलीफ मांगे गए हैं या जो क्लेम मांगे गए हैं, उनके संबंध में आपका क्या राय है, आप इनसे डिनाई करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप अपनी तथ्य या अपनी फैक्ट्स को रखिए। तो रिटेन स्टेटमेंट में व्यक्ति वही रखता है। अर्थात रिटेन स्टेटमेंट किसका काम है, ये प्रतिवादी का काम होगा, सेकंड स्टेज होगा, जहां प्लांट में या बाद में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिवादी की राय या प्रतिवादी के तथ्य को मांगे जाते हैं। क्लियर हुआ। अब इस रिटेन स्टेटमेंट के बाद दूसरा कंसर्न होगा हमारा सेट ऑफ क्या होता है। जैसे मान लो वादी ने कोई बात उठाई, तो सेट ऑफ क्या होगा। वादी ने कोई बात उठाई, इसमें वो पर्टिकुलर कुछ रिलीफ की मांग करता है, लेकिन प्रतिवादी को लगता है कि नहीं, जितनी रिलीफ की वो मांग कर रहा है उसमें से कुछ मुद्दा पहले ही सॉल्व हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है, या पहले ही हमने उसको पे कर दिया है, या हमारे प्रति भी उसकी पेइंग की कुछ जिम्मेदारी बनती है। ऐसे कंसर्न्स में व्यक्ति कोर्ट में ये बातें दायर करता है, कोर्ट में ये बातें लिखता है अपने रिटन स्टेटमेंट में कि जितनी रिलीफ की वो मांग कर रहा है उतना रिलीफ नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ पार्ट ऑलरेडी पहले सेटल हो चुका है, या कुछ पार्ट उसकी भी जिम्मेदारी मेरे प्रति बनती है, इसीलिए वो पार्ट माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला पार्ट होगा उसी पे बात चलना चाहिए। इसको कहते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब आपको समझ में आया कि एक ही बात में जितनी रिलीफ की मांग की गई है, प्रतिवादी ने कहा कि नहीं, इतनी मांग नहीं होनी चाहिए, इसमें से कुछ पार्ट हमने पहले ही चुका दिया है या कुछ मुद्दा पहले ही सॉल्व हो चुका है। अर्थात यह होगा कि प्रतिवादी की बातों को सुनने के बाद यदि जज को लगे तो जज उसी मुद्दों पे जो रिलीफ ओरिजिनली मांगा गया था उसमें से सेट ऑफ को काट करके जो बचेगा उसी मुद्दों पे प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो क्लियर हुआ सेट ऑफ। सेट ऑफ प्रायः एक ही मुद्दे से संबंधित होता है, कि मतलब जिसमें प्रतिवादी के प्रति भी वादी की कुछ जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ही कंसर्न सेट ऑफ का ही थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम का मतलब यह होगा कि इसमें प्रतिवादी वादी के आरोपों के आधार पे वादी पे ही एक दूसरा आरोप लगाता है, या वादी पे एक दूसरा क्लेम करता है। वादी ने कोई क्लेम किया था, कोई रिलीफ की मांग की थी, प्रतिवादी ने भी अलग फॉर्मेट में अलग तरीके से वादी के ऊपर एक नया बात चलाया, और नया बात चलाने में नए कंसर्न्स में उससे रिलीफ की मांग की। ये होता है काउंटर क्लेम। थोड़ा सा डिफरेंट समझ लो। हमने कहा सेट ऑफ का मतलब क्या था कि एक बात में संबंधित है, तो मान लो आपने 10,000 रुपए की रिलीफ की मांग की, और प्रतिवादी ने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया कि नहीं, इसमें से 3,000 रुपए हमने पहले ही किसी तरीके से हमने इसको रिटर्न कर दिया है या रिटर्न हो चुका है। ऐसे कंसर्न्स में बात जो चलेंगे वो केवल 7,000 पे चलेगा। इस कंसर्न्स पे जो सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ कभी भी मूल प्लांट से अधिक नहीं हो सकता। जैसे जब सेट ऑफ की बात करेंगे तो सेट ऑफ को कहते हैं, इसको हिंदी में यदि चर्चा करोगे तो इसको कहते हैं मुजरा। तो कहा जाता है ये हमेशा कभी भी अपने मूल मुद्दे से अधिक नहीं हो सकता। ऐसे प्लेंटिफ ने बात लाया 10,000 रुपए के लिए, और आप 20,000 रुपए के सेट ऑफ की मांग नहीं कर सकते कि 20,000 इसके ऊपर हमारा बनता है। यदि ऐसी जो कंसर्न्स होंगी वो हो जाएगा काउंटर क्लेम। तो मतलब समझ में आया कि सेट ऑफ हमेशा ही एक मुद्दे में कुछ कंपेंसेशन की मांग की जाती है, कि जितना उसने क्लेम किया है उतना क्लेम ना होकर कुछ कम क्लेम है। और काउंटर क्लेम में क्या है कि एक नए सिरे से आरोप ही लगा दिया जाता है, नए सिरे से क्लेम की ही मांग की जाती है। और इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है इससे कि इसमें जितनी की बात हुई है उससे ज्यादा भी या उससे कम भी कुछ भी काउंटर क्लेम हो सकता है। अर्थात काउंटर क्लेम में बाद से अधिक पे भी बात किया जा सकता है, जबकि सेट ऑफ में क्या है कि मूलतः जितने पे क्लेम किया गया उससे कम की ही बातें होती है। क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल, आर्टिकल नहीं, आर्टिकल इसको नहीं कहते, इसको रूल बाय रूल कहते हैं। रूल बाय रूल इसे हम समझ लेते हैं कि आगे क्या क्या करना होगा।
तो अब रिटेन स्टेटमेंट पहले समझ लो क्या कंसर्न्स होंगे। हमने कहा रिटेन स्टेटमेंट क्या होता है कि प्लेंटिफ द्वारा जब प्लेंट दायर किया जाता है उसके बाद एक समन भेजी जाती है कोर्ट से कि आप प्रतिवादी अपना पक्ष रखे, प्लेंट में उठाए गए मुद्दों के प्रति अपना पक्ष रखे, उसे कहते हैं रिटेन स्टेटमेंट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिटेन रिप्लाई फॉर द प्लेंट्स बाय डिफेंडेंट। रिटेन रिप्लाई किसके द्वारा? बाय डिफेंडेंट। किसके लिए? फॉर प्लेंट के लिए। क्लियर हुआ? तो अब इसमें ऑर्डर में जो रूल पहला है, पहला रूल ये कहता है कि प्रतिवादी को जो भी बातें लिखनी होंगी वो रिटेन स्टेटमेंट होना कैसा चाहिए। इसमें पहला रूल ये कहता है कि रिटेन स्टेटमेंट वादी को जिस दिन समन प्राप्त हो गया था कोर्ट से, जिस दिन उसको सूचना मिल गई, उस समन प्राप्ति के बाद 30 दिन के अंदर उसे रिटेन स्टेटमेंट देना होगा। ये स्पेशली ध्यान रखिए, पहला क्या है? 30 दिन के अंदर। यदि किसी कारण बस 30 दिन के अंदर जवाब देना संभव नहीं हुआ तो इस कंसर्न्स में कोर्ट की इच्छा के अनुसार कोर्ट आपको राइट दे सकता है, आप 90 डेज तक इसको बढ़ाया जा सकता है कि 90 डेज तक आप जवाब दे सकते हैं। यदि इसमें भी प्रतिवादी जवाब देने में सक्षम नहीं हुआ तो एक एक्सेप्शनल केस आता है, एक्सट्रीम केसेस, जहां कोर्ट आपको मैक्स टू मैक्स 120 डेज का टाइम दे सकता है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं मिलेगा। यदि 120 डेज तक एक्सट्रीम कंसर्न्स में आपने रिटेन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, इसके बाद आपके रिटेन स्टेटमेंट को कोर्ट में रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। तो क्लियर हुआ? ये कहता है कि 30 दिन, विशेष परिस्थिति हो तो 90 दिन, लेकिन यदि एक्सट्रीम कंसर्न्स हो तो 120 डेज से अधिक नहीं दिया जा सकता। 120 डेज के अंदर आपको फॉर्म करने होंगे, यदि आप नहीं करते तो आपके रिटेन स्टेटमेंट को नहीं दिया जाएगा। अब आगे के रूल की बात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि रिटेन स्टेटमेंट में होता क्या क्या है, क्या क्या कंसर्न्स होंगे। तो इसे हम सीधे समरी फॉर्मेट में समझते हैं। रूल तो आप देख लेना बेयर एक्ट से। तो जो समरी में देखेंगे कि इसमें ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए, सॉरी इसमें रिटेन स्टेटमेंट में, तो कहा गया रिटेन स्टेटमेंट में सबसे पहले उन सारे मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए जिस मुद्दों को वो व्यक्ति जिस पे अपना पक्ष रखना चाहता है। अब अपना पक्ष रखने का क्या मतलब? वो सारे डॉक्यूमेंट उसे लगाने होंगे, उस सारे डॉक्यूमेंट की चर्चा करने होंगे जिससे प्लेंटिफ के प्लेंट के में लगाए गए आरोप पे वो अपना डिफेंस करना चाहता है। अब यहां तो कंसर्न्स क्या होंगे? सारे डॉक्यूमेंट उसे देने होंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट जिससे वो अपना डिफेंस कर रहा है, तब यहां दो कंसर्न्स होंगे। यदि डॉक्यूमेंट उसके पास है तो वो डॉक्यूमेंट लगा देगा, यदि वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है और किसी दूसरे के पास, जैसे सरकारी एजेंसी के पास, ऑफिस के पास या किसी तीसरे व्यक्ति के पास हो, तो कोर्ट में उसे यह भी बताना होगा अपने रिटेन स्टेटमेंट में कि जो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसे वो देना चाहता है और जो आवश्यक है वो उसके पास नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास है उसे तो लगाना ही होंगे, जो दूसरे के पास है उसके बारे में उसे बताना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास है। ये तीसरा जो इसमें कंसर्न्स आएगा, रूल फर्स्ट के ही पार्ट नहीं है सर। रूल फर्स्ट में एक बात और भी कहा जाता है कि जितने भी प्रत्येक एलिगेशंस, जो भी क्लेम या रिलीफ की बात की गई है, हर एक रिलीफ या हर एक क्लेम को इंडिविजुअली उसे डिनाई करना होगा या डिफेंस करना होगा। इंडिविजुअली डिनाई या डिफेंस करने का मतलब ये हुआ, जितने भी आरोप लगे हैं आप उसे सीधा सीधा एक ही शब्द में डिनाई नहीं कर सकते, हर आरोप को अलग अलग डिनाई करेंगे। यदि आप हर आरोप को अलग अलग डिनाई नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि जिन आरोपों को आपने अलग से डिनाई नहीं किया है उन आरोप को स्वतः सिद्ध मान लिया जाएगा और कोर्ट उस पर सही मान के आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद कंसर्न उठता है कि ये जो और क्या क्या डाले हैं। तो पहले हमने कहा कि एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी के साथ साथ यदि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट देने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट जो उसके पास है वो दे दे, नहीं है डॉक्यूमेंट तो क्या करे, जहां है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट दे दे। यदि वो कोई डॉक्यूमेंट जरूरत था और उसने नहीं दिया तो उस डॉक्यूमेंट को बाद में कोर्ट के बिना मर्जी का एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, कोर्ट किसी कंसर्न्स में एक्सेप्ट कर सकता है बाद में, तब जब वो प्रमाणित कर दे, कोर्ट को ऐसा लगे कि ऐसा उस टाइम में देना संभव नहीं था। सामान्य अर्थों में जिसको आपने रिटेन स्टेटमेंट में जिस डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस की बात नहीं की वो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। फिर ये कह जाता है, इसके बाद आता है रूल 2। रूल 2 हमें ये क्या कहता है? ये फर्स्ट रूल था, उसके बाद हम लोग आते हैं रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 कहता है कि न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड का मतलब होगा कि ऐसे वो कंसर्न्स जो डायरेक्टली प्ली में या बाद में चर्चा नहीं किया गया था,
लेकिन आपको लगता है कि इन मुद्दों में कुछ छुपाया गया है या कुछ नए मुद्दे जो आपकी जानकारी में है जो उस कोर्ट के लिए आवश्यक होगा, आप उन मुद्दों की चर्चा करेंगे तो उसको स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से आप उसकी चर्चा कराएंगे। जैसे जैसे मान लो कुछ ऐसे कंसर्न्स है जिससे बाद के शून्य या शून्यकरण का मुद्दा उठे, बाद को वॉइड करने की कोशिश, बाद वॉइड हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए, या टाइम बार्ड हो जाए, या फ्रॉड है, या कुछ ऐसी भी जो भी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इस बात में उठाना है और जिसको अभी आप नहीं उठाएंगे और बाद में उठाएंगे तो बाद की दशा एवं दिशा बदल जाएगी, तो आपको वो सारे बात अभी ही उठाने चाहिए। मतलब जो बातें स्पेसिफिकली मेंशंस नहीं है और आपको उससे अलग भी कुछ चाहिए होगा तो उसको भी आप मेंशंस करने होंगे। कैसे? स्पेसिफिकली। मतलब जो चीजें आपको लगता है कि उसमें उठाना चाहिए उसको बाद में भी आप उठा सकते हैं, जैसे वॉइड है सूट, ये सूट चलने वाला नहीं है या मेंशनेबल नहीं है, वो सारी चीजें आपको करनी होगी पहले से ही, यहां ही डालना होगा रिटेन स्टेटमेंट में। अब इसी में आएगा, ये तो हुआ कि आपको नया चीज। तीसरा रूल ये कहता है कि जो कुछ भी आपको डिनाई करना होगा, मतलब उस एलिगेशंस में जिन एलिगेशंस को आपको डिनाई करना है, मना करना है, तो डिनाइल भी कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। डिनाइल भी कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। कि मतलब आप किन किन आरोपों को डिनाई कर रहे हैं और किन आरोप को डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये भी स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से होना चाहिए। तो इसी में एक कंसर्न और है, जैसे आप कॉमर्शियल कोर्ट में जाएंगे, जब कॉमर्शियल कोर्ट का यदि मुद्दा हो और उस कंसर्न से बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो उसमें भी कहा जाता है स्पेसिफिक में कैसे कैसे। तो सबसे पहले आपको चर्चा ये करनी होगी कि किस आरोप को आप डिनाई कर रहे हो, किस आरोप को डिनाई कर रहे हो, ये बातें, किस आरोप को डिनाई या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि प्लेंटिफ इसे प्रूफ करे। पहले हमने कहा किस आरोप को डायरेक्टली डिनाई कर रहे हो, किसको एक्सेप्ट या डिनाई नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि प्लेंटिफ इसे प्रूफ करे। दूसरा, तीसरा, किसको आप क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हो। ये तीनों ही मुद्दे आपको डालने होंगे। क्या क्या? किस आरोप को डिनाई कर रहे हो, किसको डिनाई या एक्सेप्ट करना संभव नहीं है, डिनाई या एक्सेप्ट करना आपसे संभव नहीं है इस मुद्दे पे, लेकिन आप चाहते हो कि प्लीडर या जो वादी हो वो प्रूव करे, लेकिन वादी प्रूव करे। और किन पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये पॉइंट रूल थर्ड में है, ये भी आपको स्पेशली मेंशंस करना है। इसके बाद ये होगा कि यदि इस डिनाइंग में आपके कुछ और भी पार्ट्स होंगे, जैसे इसमें रूल थर्ड में आओगे तो इसमें ABCD करके बहुत सारे रूल हैं, तो आपको इस कंसेप्ट में यदि हम बात करें कि डिनाइल कैसा होना चाहिए, तो डिनाइल में यदि आप क्या क्या डिनाइल कर सकते हो, तो आरोप को तो पता चल ही गया कि आरोप में डिनाइल में किसको कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो, किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो क्लियर। दूसरा कंसर्न, यदि आप जुरिस्डिक्शन पे प्रश्न उठाते हो, रूल 3 में ही ये पार्ट है, यदि आप जुरिस्डिक्शन पे प्रश्न उठाते हो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो आपको यह भी बताने होंगे कि किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। यदि जुरिस्डिक्शन पर प्रश्न है, जुरिस्डिक्शन पर प्रश्न, तो आपको यह बताना होगा कि ओरिजिनली किसका जुरिस्डिक्शन बन रहा है। ऐसे ही है यदि वैल्यू की बात करें, मूल्य पर, यदि आपको लगता है कि जो वैल्यूज हैं ये भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर का है, तो किस कोर्ट के वैल्यूज हैं ये भी आपको बताने होंगे। तीसरा कंसर्न ये होगा कि यदि मूल्य पे आपको प्रश्न उठ रहा है तो आपको यह भी बताना होगा कि आपके हिसाब से इसका मूल्य कितना है। तो मूल्य में हमने बात किया क्या, एक तो जुरिस्डिक्शन और दूसरा कि ऑथेंटिक वैल्यू। ऑथेंटिक वैल्यू का मतलब कि एक्चुअली वास्तव में मूल्य क्या है, अर्थात यदि आप जो मूल्य दिखाया गया है उस मूल्य से आप सहमत नहीं है, कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये भी बताओ कि आखिर उसका मूल्य आपके हिसाब से क्या है। यदि ऑथेंटिक नहीं पता है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया, रूल 3 का पार्ट। उसके बाद आता है जो हमारा रूल 4 है। रूल 4 ये बताता है कि एवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, बाल छलपूर्ण डिनाइल नहीं होना चाहिए। जो डिनाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो स्पेसिफिक डिनाइल होना चाहिए। हर मुद्दे को तार्किक रूप से लॉजिकली डिनाइल होना चाहिए। रूल 4 कहता है कि एविसिबल डिनाइल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल डिनाइल होना चाहिए। लॉजिकल डिनाइल का मतलब तार्किक रूप से किसी चीज को डिनाई होना चाहिए। अर्थात ये होगा कि मान लो तमाम सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो प्रमाणित कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें बहुत सारे सबूत ये बता रहे हैं कि आपका साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन आप सीधे मना कर रहे हो कि नहीं हमने अमाउंट नहीं लिया, ये गलत होगा।
हाँ, आपको सर्कमस्टेंसेस का ये भी बताने होंगे कि इतने पैसे जो बता रहा है इसमें सबने इतने ही पैसे लिए, इतने पैसे हमने लौटा दिए या क्या है। जो भी कंसर्न्स होंगे, जो डिनाइल होगा वो तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जो सारे सर्कमस्टेंसेस की बात है उन सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह हम डिनाइल कर देंगे। तो डिनाइल कैसा होना चाहिए, एक शब्द मैंने कहा तार्किक डिनाइल होना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करके डिनाइल नहीं हो सकता। फिर आता है रूल फिफ्थ की बात करते हैं, और ये रूल फिफ्थ कहता है कि जो प्रत्येक डिनाइल है, जो हमने कहा डिनाइल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक लॉजिकल होना चाहिए। रूल फिफ्थ कहता है कि यदि आपने प्रॉपर डिनाइल नहीं किया तो जिस कंसर्न्स में प्रॉपर, हाँ ध्यान रखो इसमें, ये जो रूल फिफ्थ है वो दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति और अगर कंसर्न्स में छोड़ के है, उनको एक स्पेशल से छूट दी जाती है। तब ये बेसिक समान है कि यदि डिनाइल स्पेसिफिक नहीं है, तो स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है इसका मतलब होगा कि जिन मुद्दों को आपने स्पेसिफिकली डिनाइल नहीं किया उसको सत्य मानकर मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो रूल 5 में आप देखो क्या क्या कहलाएगा कि यदि स्पेसिफिक डिनाइल नहीं हुआ, स्पेसिफिक डिनाइल नहीं, तो आरोप सच मान लिया जाएगा, आरोप को सच मानकर आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, इसमें एक कंसर्न है, यदि आपने डिनाई नहीं किया तो लेकिन कोर्ट को लगता है कि इस बात को प्रूव करना चाहिए, तो कोर्ट प्लेंटिफ को कह सकता है कि तुम स्पेशली प्रूव करो, लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। आपने नहीं दिया तो फिर जो आरोप लगे वो सारे सच मान लिए जाएंगे। कोर्ट को लगेगा कुछ तो कोर्ट अपना बदलाव कर सकता है, मतलब उस व्यक्ति को प्लेंटिफ को भी प्रूव करने के लिए कह सकता है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं। आपका कंसर्न ये था कि आपने स्पेसिफिकली डिनाइल नहीं किया तो उसको वो सही मान लेगा। फिर कंसर्न आता है कि हाँ, इसमें दो तीन एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट जिसको आप ध्यान रखेंगे। जो रूल 5 है इसी की बात करते हैं। इस 5 में ही एक तो हमने कहा कि यदि स्पेसिफिकली डिनाइल आपने नहीं किया तो स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट इस बात को ध्यान रखता है कि डिनाइल क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ये देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास प्लीडर नहीं रखा गया, मतलब आपने प्लीडर रखा या नहीं रखा। हाँ, यदि आप कोर्ट को यह पता चले कि आपने प्लीडर नहीं रखा तो प्लीडर क्यों नहीं रखा, यदि आप सक्षम थे फिर भी आपने प्लीडर नहीं रखा, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन यदि कोर्ट को यह लगे कि आप प्लीडर रखने में सक्षम नहीं थे, मतलब अपना वकील या अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं थे, तो कोर्ट सहानुभूतिपूर्वक आप पे विचार कर सकती है। फिर आपको कोर्ट अलग तरीका का कुछ छूट दे सकती है। यह ध्यान रखिए, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, वो ये भी ध्यान रखेगी कि वो प्लीडर, वो जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हो पाया या स्पेशल डिनाइल एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया, आखिर वो क्यों नहीं हो पाया, कोर्ट उस कंसर्न को भी ध्यान में रखेगी। ठीक, हाँ, इस कंसर्न में भी यह भी है कि कोर्ट को यदि लगे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं प्रूव करने के बाद भी, तो कोर्ट किसी मुद्दे को अदरवाइज अदर तरीके से भी प्रूव कर सकते, करने के लिए कह सकती है। फिर हम लोग आते हैं आगे, ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो गया 5 तक। इसके बाद आते हैं हम लोग जो 6 है रूल, इसमें आता है सेट ऑफ की बात करते हैं। अभी हमने क्या कहा था, सेट ऑफ का मतलब किसी मुद्दे में जितने की क्लेम मांगी गई है उस क्लेम में कुछ रिबेट, या उस क्लेम में आप अपने प्लीडर के प्रति भी कुछ आपके आरोप या आपके कुछ क्लेम, तो ऐसे कंसर्न में क्या होगा, ओवरऑल जो क्लेम की वैल्यूज होगी वो कम हो जाएगा यदि सेट ऑफ लागू हो जाता है तो। अर्थात सेट ऑफ में क्या था कि पहले वादी ने जो आप पे क्लेम किया है, आपने भी कुछ अलग टाइप के क्लेम, कुछ क्लेम उस वादी पे भी किया है। फाइनल ये होगा कि जब सेट ऑफ होगा और कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी, तो फाइनली जो बात था या जिस रिलीफ की मांग की गई थी वो रिलीफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी सेट ऑफ में सेक्शन जो रूल 6 है हमारा, रूल 6 क्या कहता है, रूल 6 कहता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में आपको स्पेशली सेट ऑफ की बात करनी होगी। रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेशली ये सेट ऑफ की बात आपको करनी होगी। और रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेशली बात करने का मतलब ये होगा कि ये जो सेट ऑफ से संबंधित कोई मुद्दे होंगे वो कब का होना चाहिए, प्लांट के शुरू होने से पहले का होना चाहिए। अर्थात ये बात स्पेशली आप ध्यान रखो, आपने कहा कि सेट ऑफ का मुद्दा किसमें होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और साथ साथ ये मुद्दा कब का होना चाहिए, ये मुद्दा प्लांट के पहले का होना चाहिए, जब बात शुरू हुआ है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक, इसी कंसर्न्स में यह भी कहा गया कि यदि आपको प्लांट सेट ऑफ स्वीकार हो गया तो सेट ऑफ स्वीकार करने के बाद इसमें क्रॉस प्लीडिंग की तरह हो जाएगा। क्रॉस प्लीडिंग का मतलब यह हुआ कि क्रॉस मतलब एक दूसरे के अपोजिट, उसने प्लीडर ने इस डिफेंडेंट पे प्लीड किया, ये व्यक्ति उस पे प्लीड करेगा, तो क्रॉस प्लीडिंग की तरह हो जाएगा। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, ये कैसे बिहेव करेगा, क्रॉस प्लीडिंग की तरह। और ऐसे कंसर्न्स में आपने जो सेट ऑफ के पॉइंट बनाए हैं वो सेट ऑफ का पॉइंट वादी पे भी लागू होगा, और वादी को अब प्रतिवादी की तरह अपना रिटर्न स्टेटमेंट देने की जिम्मेदारी होगी और वो दे सकता है।
क्लियर हो गया? मतलब रिटेन सेट ऑफ के केस में जैसे नॉर्मल बात में प्रतिवादी को रिटेन स्टेटमेंट दिया गया, तो जब आपने अपने प्रतिवाद में अपने रिटेन स्टेटमेंट में कुछ अलग क्लेम किया है, अर्थात दूसरा जो क्लेम जो सेट ऑफ का क्लेम किया है, तो इसके लिए जो मूल वादी था उसको भी रिटेन स्टेटमेंट का राइट मिलेगा, अर्थात प्लीडर को भी रिटेन स्टेटमेंट करके राइट मिलेगा। कब? जब सेट ऑफ की मांग करते हो या सेट ऑफ एक्सेप्ट हो जाता है। और यदि ये सेट ऑफ एक्सेप्ट हो गया तो फिर जो रिजल्ट होगा, जो मामले की निर्णय होंगे, जजमेंट होंगे, उसमें क्लेम को दोनों तरह से सेटल किया जाएगा, फिर फाइनल किया जाएगा। ये कहा जाता है 6A। हाँ, 6A की खासियत क्या हो गई? हमने कहा कि कोर्ट को यदि लगे तो इसमें क्रॉस जजमेंट्स होंगे और जजमेंट में ओवरऑल जो क्लेम की वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब दूसरा कंसेप्ट में आते हैं इसी का 6 का बी की बात करते हैं। जो 6B है ये कहता है क्रॉस क्लेम या काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या है? काउंटर क्लेम की मतलब यह है कि वो सारे मुद्दे जिस पे आपको आरोपी पे एक नया आरोप लगाना है, जो वादी है उस पे नया आरोप लगाना है, उस कंसेंस पे नए सिरे से पूरा क्लेम ही कर सकते हो। तो ये कब तक की घटना होनी चाहिए? ये कह रहा है ये रिटर्न स्टेटमेंट के फाइल करने से पहले के दिन तक। उसमें ध्यान रखो, सेट ऑफ कब था? प्लांट के पहले दिन तक, प्लांट से पहले तक, और इसमें यह है रिटर्न स्टेटमेंट से पहले तक की घटना, से पहले, रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने से पहले तक की घटना, करने से पहले तक की घटना। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के दिन तक भी यदि कोई घटना घटी है तो आप उसमें काउंटर क्लेम कर सकते हो। काउंटर क्लेम की क्या खासियत होगी? ये मूल मुद्दे से या मूल प्लांट से भी ज्यादा हो सकता है। इसमें भी जो प्लीडर होंगे उसको रिटर्न स्टेटमेंट का राइट मिलेगा, फिर सेट ऑफ की तरह ही होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट स्पेशली हम लोग ध्यान में रख लेंगे। जैसे क्रॉस सूट की तरह तो होता ही है, इसके अलावा जैसे कुछ कंसर्न्स क्या बनाने होंगे? हाँ, इसमें कंसर्न्स क्या होंगे? ये काउंटर क्लेम भी आपको रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली लिखना होगा, क्लियरली लिखना होगा, ये भी क्लियरली लिखना होगा। इसके बाद यदि प्लांटिफ ने रिटर्न स्टेटमेंट को, इसमें बेसिक सा समझ लो, यदि प्लांटिफ ने काउंटर क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया और अपने रिटर्न स्टेटमेंट में इसके डिफेंस में कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब होगा कि काउंटर क्लेम सस्टेन हो गया, और काउंटर क्लेम जैसे सस्टेन होगा तो मुद्दे में उस बात को, इस आरोप को सारे के सारे सही मान लिए जाएंगे। यहां एक दो प्रश्न और उठेंगे। यदि मान लो काउंटर क्लेम सस्टेन हो गया और काउंटर क्लेम के सस्टेन होने के साथ साथ जो मूल बात था वही खारिज हो गया, तो फिर क्या होगा? इस कंसेंस में भी ये कहा जाता है कि यदि काउंटर क्लेम सस्टेन होने के बाद मूल बात खारिज हो भी जाए तब भी काउंटर क्लेम सस्टेन करेगा और काउंटर क्लेम आगे तक चलेगा और इसी मुद्दे पे कोर्ट डायरेक्टली सुनवाई कर लेगी। ठीक है? और काउंटर क्लेम के साथ साथ क्या होगा? काउंटर क्लेम में जो डिफेंडेंट था वो अब प्लांटिफ बन गया और जो प्लांटिफ था वो क्या बन गया? डिफेंडेंट बन गया। अर्थात दोनों ही मूल बात के संदर्भ में जो प्लांटिफ था वो प्लांटिफ है और जो डिफेंडेंट था डिफेंडेंट था। क्रॉस काउंटर क्लेम में कौन हो गया? इसमें जो प्लांटिफ था वो डिफेंडेंट बन गया, डिफेंडेंट जो था वो प्लांटिफ बन गया, और दोनों ही रिटर्न स्टेटमेंट या प्लांट के जो भी रूल होंगे वो दोनों पे लागू होंगे, दोनों के आधार पर ही डिसाइड किया जा सकता है। हाँ, इसी आधार पर हमने बात किया कि केवल और केवल जो काउंटर क्लेम का कंसर्न्स होंगे क्या होंगे? काउंटर क्लेम का कंसर्न्स मूल मुद्दे से अधिक भी हो सकता है। तो फाइनली लास्ट करते हुए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लो। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम, इस दोनों में डिफरेंस क्या होंगे? तो जो सेट ऑफ है वो रूल 6 में मेंशन है, जो सेट ऑफ है ये रूल 6 में मेंशन है, और ये कहां मेंशन है? ये 6A से लेकर 6G तक मेंशन है। ये 6A टू 6G तक मेंशन है। जो सेट ऑफ है वो अपना डिफेंस है। डिफेंस का मतलब हमारे ऊपर जो आरोप लगा उसका डिफेंस है, लेकिन जो काउंटर क्लेम है वो क्या है? ये अटैक है। आप पे उसने अटैक किया, आपने भी नए तरीके से अटैक किया, अर्थात सो कहा जा सकता है ये आपका सिल्ड है। मतलब ये आप छत ढाल की तरह इस्तेमाल करो, आप पे जो आरोप लगाया गया है, जो माना है चित्रास के संबंध में, वो आरोप को आप बचा रहे हो, और इसमें क्या है? ये स्वॉर्ड की तरह होगा, तलवार की तरह होंगे। मतलब तलवार का मतलब ये होगा कि ये अटैकर, अटैक का मतलब ये होगा कि इससे आप अटैक कर सकते हो। अटैकर का मतलब आप ही उस पे जिसने आप पे अटैक किया आपने भी अटैक कर दिया।
दूसरा कंसेंस क्या है, इसकी जो वैल्यू होंगी वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, हमेशा कम होंगे या बराबर हो सकते हैं। काउंटर क्लेम क्या हो सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, मूल मुद्दे से ज्यादा भी हो सकता है। ये क्या है, ये लीगली रिकवरेबल कंसर्न्स में होंगे टाइम बार्ड। इसका शुरुआत कैसा होना चाहिए, सेट ऑफ सूट से पहले का होना चाहिए, सूट से पहले का। और ये कब होना चाहिए, रिटेन स्टेटमेंट के से पहले का। आई होप, हमें लगता है ये दोनों ही चीजें आपको काउंटर क्लेम और रिटेन स्टेटमेंट समझ में आ गया। 10 तक के सेक्शन होंगे। आगे के सेशन में हम लोग आएंगे, कल ऑर्डर 9 पढ़ेंगे और फिर फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे उसको देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।